अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सच न्यूज और मैं हूं एहसन रजा और मैं हूं उरूज फातिमा। इब्तदा है रब्बे करीम के नाम से जो अपनी मखलूक पर बड़ा रहम करने वाला है। ए अल्लाह अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के सदक़े हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा। सबसे पहले बात करेंगे मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ अली जरदारी बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात की तो मुल्क की सियासी सूरत हाल में अहम पेशरफ्त हुई है। तवील अरसे से अलील साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने अहम मुलाकात की है। तीनों रहनुमाओं का मुल्की सूरत हाल, 18वीं आईनी तरमीम, कोरोना और इक्तसादी बहरान पर गौर, NFC अवार्ड पर कोई लचक न दिखाने पर भी इत्तफाक किया। साबिक सदर कहते हैं कि मैंने पहले ही कह दिया था कि मौजूदा हुकूमत तब्दीली नहीं तबाही लाई है। बिलावल हाउस कराची में होने वाली अहम तरीन मुलाकात के बाद साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की सेहत से मुतालिक तमाम तर कयास आराइयां दम तोड़ गईं। दूसरी तरफ तीनों रहनुमाओं में होने वाली मुलाकात में मुल्की सियासत और मुआशी सूरत हाल पर तबादले ख्याल किया गया। मुलाकात में कुल जमाती कॉन्फ्रेंस के हवाले से भी मुशावरत की गई। मौलाना फजलुर रहमान की बिलावल भुट्टो और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से 2 घंटे तवील मुलाकात रही, जिसमें हुकूमत को टफ टाइम देने के हवाले से भी मुख्तलिफ ऑप्शंस पर मुशावरत की गई। मुल्की सालमियत और बका की खातिर सियासी उमूर में साथ चलने पर इत्तफाक भी किया गया। इस मौके पर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने हुकूमती बजट को अवाम दुश्मन करार देते हुए NFC अवार्ड पर समझौता न करने का अज़्म भी जाहिर किया। उनका कहना था कि मैं पहले ही कह चुका था कि इमरान खान हुकूमत चलाने के अहल नहीं। साबिक सदर ने हुकूमत पर टिड्डी दल के खात्मे में नाकामी का इल्जाम आयद करते हुए कहा कि मैं गुज़िश्ता बरस टिड्डी दल के हमलों से मुतल्लिक खबरदार कर चुका था, लेकिन हुकूमत ने संजीदा नहीं लिया। जराये के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान ने बिलावल भुट्टो जरदारी और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात के बाद MQM रहनुमाओं से भी मुलाकात की, जबकि काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन ने टेलीफोन पर बातचीत की। इस दौरान चौधरी शुजात हुसैन ने मौलाना को गुजरात आने की दावत दी। दोनों रहनुमाओं में जल्द मुलाकात का इम्कान है। सियासी मैदान में एक और पिंडोरा बॉक्स खुल गया। मुस्लिम लीग काफ सरबराह चौधरी शुजात हुसैन ने अहम राजों से पर्दा उठा दिया। बोले मौलाना फजलुर रहमान के धरने में कुछ लोग धावे के हामी थे। चौधरी परवेज इलाही ने इमरान खान को लड़ाई झगड़े से बचाया। उनका कहना था कि नवाज शरीफ डॉक्टर मलिहा लोधी को बगावत में गिरफ्तार कराना चाहते थे। साबिक वजीर आजम चौधरी शुजात हुसैन के इंकशाफात ने सियासी दर्जा हरारत बढ़ा दिया है। सियासी राजों से पर्दा उठने से कई सवालात खड़े हो गए हैं, लेकिन हर कोई सोच रहा है कि सियासत से आउट चौधरी साहब को आखिरी अंदरूनी कहानी कैसे पता चली। एक इंटरव्यू में चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि आम आदमी सोच भी नहीं सकता कि इस वक्त हालात क्या होंगे। एक तरफ पुलिस थी और दूसरी तरफ मदारिस के तलबा मौलाना फजलुर रहमान के ऑर्डर का इंतजार कर रहे थे। तारीख में पहली बार ऐसा हुआ कि मौलवी साहिबान और पुलिस चंद कदमों पर खड़े थे, लेकिन लड़ाई नहीं हुई। चौधरी शुजात हुसैन ने यह भी बताया कि साबिक वजीर आजम या नवाज शरीफ ने भी मलिहा लोधी को बगावत के केस में गिरफ्तार करने का कहा था। मैंने इख्तलाफ किया और कहा कि इस इक़दाम से सहाफी बरादरी और इंटरनेशनल कम्युनिटी पे अच्छा तासुर नहीं जाएगा और इसके नताइज अच्छे नहीं होंगे। चौधरी शुजात ने इमरान खान को भी मशवरा देते हुए कहा कि हम सबको तारीख से सबक हासिल करके अपनी इस्लाह करनी चाहिए। बातचीत बंद होने से मामला सुलझते नहीं बल्कि मजीद उलझ जाते हैं। ओपोजिशन में दम खम नहीं, वो इमरान खान के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकती। वजीर आजम 5 साला मुद्दत पूरी करेंगे। शेख रशीद ने फिर पेश गोई कर दी। रावलपिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि चीफ जस्टिस के फैसले के बाद झाड़ू फिरने जा रहा है। मजीद बोले कि एक बार फिर शहबाज शरीफ को अपनी पार्टी का आदमी करार देता हूं, वो जैसा भी कहूंगा वैसा करेगा। इमरान खान 5 साल पूरे करेगा इंशाअल्लाह ताला, और इस अपोजिशन में कोई दम नहीं है। ये अपोजिशन जो है, अगर इनमें दम होता तो ये 2 साल कोई सवाए टॉक शो करने के इनमें कोई सकत नहीं है। और जिस दिन ML1 बन गया और जिस दिन रेलवे ट्रैक खड़ा हो गया तो आप देखेंगे कि ये पाकिस्तान में इमरान खान के दौर का एक इनकलाब होगा। सिंध हुकूमत के वजीर सईद गनी की फिर तहरीक इंसाफ पर कड़ी तनकीद। बोले चीनी स्कैंडल में 300 अरब से जायद का डाका डाला गया। हुकूमत चीनी और पेट्रोल माफिया से मिली हुई है। सब कुछ माफिया को छुपाने के लिए हो रहा है। कौमी एयरलाइन पर हुकूमत ने खुद दुनिया भर में पाबंदी लगवाई।
पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को बैन कर दिया गया तकरीबन। यूरोप ने बंद कर दिया, कल अमेरिका ने कर दिया, उससे पहले मुख्तलिफ और ममालिक ने और खित्तों ने इसको बंद कर दिया। इतना बड़ा नुकसान शायद पाकिस्तान की तारीख में पीआईओ को नहीं पहुंचा होगा। पूरी दुनिया में पेट्रोल मिलता रहा, खरीदने वाला कोई नहीं था। ये पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क था जहां लोगों को पेट्रोल नहीं मिल रहा था। पेट्रोल माफिया है, उन्होंने पाकिस्तान के गरीब लोगों की जेबों पर कितने अरबों रुपए का डाका डाला है। एक तरफ वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि हमारी हुकूमत जो है वो माफियाज के खिलाफ है और हमने कमीशन बनाया और हमने ये कुछ कर दिया, बड़ा उसका क्रेडिट लेते हैं। दूसरी तरफ कार्रवाई कुछ नहीं की, जहांगीर तरीन को बाहर जाने दिया और फिर उनके ही लोग, उनके ही लीडर्स, उनके ही कैबिनेट के मेंबर्स इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील की हुई है कि जी जो ये कमीशन बना था इसके अंदर ये फ्लॉज थे, वो फ्लॉज। जबकि दूसरी जानिब अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी ने सिंध में करप्शन और जरदारी को कोरोना से बड़ा खतरा करार दे दिया। बोले पुलिस अफसर राव अनवर के पीछे भी आसिफ जरदारी का हाथ था। JITs के बाद इंसाफ के निजाम से लोगों का एतमाद उठ गया। ये मौजूदा हुकूमत सिर्फ पाकिस्तानी कौम को नहीं दुनिया को धोखा दे रही। सिंध में इल्जाम की सियासत खत्म न हो सकी। सूबाई वुज़रा वफाक पर तनकीद करके नहीं थकते। खिलाड़ी भी सूबाई वुज़रा को जवाब देने में लम्हा भी जाया नहीं करते। सूबाई वजीर सईद गनी के तनकीदी वार का जवाब देने खिलाड़ी भी मैदान में आए और सिंध हुकूमत पर लफ्जी गोलाबारी की। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर ने तोपों का रुख सिंध हुकूमत की तरफ करते हुए कई सवालात दाग डाले। बोले निसार मुराई डॉक्टर हैं, उनको फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी का चेयरमैन क्यों बनाया गया? सईद गनी और BMW बताएं मुर्तजा भुट्टो के कातिलों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? राव अनवर क्यों बाहर हैं? मुतासरीन को इंसाफ कौन देगा? फिरदौस शमीम नकवी ने सईद गनी के बयानात मुस्तरद करते हुए कहा कि उज़ैर बलोच को साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की हिमायत हासिल थी। जब JIT बनती है तो काबिल अफसरान का इसमें तकर्रुर होता है। JITs के बाद इंसाफ के निजाम से लोगों का एतमाद उठ गया है। 2006 के बाद हर शुगर मिल जो सिंध में बिकी आखिर में जाके किधर मिलती है? या ओमनी ग्रुप या जरदारी ग्रुप। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए रहनुमा PTI खुर्रमशेर जमान ने भी सिंध सरकार पर तनकीद की बरसात कर दी। सरमायाकारी में ज़राए आमदन पूछना गलत, लेकिन कंस्ट्रक्शन में पैसा लगाने वालों से ज़राए आमदन नहीं पूछा जाएगा। वजीर आजम की पॉलिसी में भी तब्दीली आ गई। कहते हैं पाकिस्तान को इस मुश्किल वक्त से निकलने के लिए कंस्ट्रक्शन की जरूरत है। सब्सिडी और फैसले कभी किसी हुकूमत ने कंस्ट्रक्शन के लिए नहीं किए। 31 दिसंबर तक लोगों को भरपूर फायदा उठाने का मशवरा भी दे दिया। हमने ये फैसला किया है कि हमने हाउसिंग के जरिए और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के जरिए अपनी इकोनॉमी खड़ी करनी है ताकि लोगों को रोजगार मिले। असल मसला लोगों को रोजगार मिलना है। जैसे जैसे लोगों को रोजगार मिलेगा लोग गुर्बत से निकलते आएंगे। तो ये जो कमेटी बनी है इसका दूसरा मकसद ये है कि जो भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, अब एक तो नया पाकिस्तान हाउसिंग है जो सिर्फ गरीबों के लिए, जो निचले तबके के लिए जिनके पास पैसा नहीं है उनके लिए है। दूसरा इसका मकसद यह है कि सारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री चलनी शुरू हो। तो ये जो कमेटी बैठेगी जिसको मैं प्रिजाइड करूंगा और हर हफ्ते इसकी मीटिंग लूंगा, ये कमेटी मुसलसल हर रोज अब ये रुकावटें दूर करती रहेगी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए भी, और फिर देखती रहेगी सुबह से कि क्या क्या मसले आ रहे हैं, क्योंकि कभी पाकिस्तान में इस तरह का काम पहले नहीं हुआ। जबकि वजीर आजम इमरान खान के कंस्ट्रक्शन पैकेज ने काले धन को सफेद करने की खुली छुट्टी दे दी। अवाम के नाम पर शुरू होने वाला मंसूबा भी माफिया को ही फायदा पहुंचाएगा। माफिया पहले सरमायाकारी को जायज बनाएगा, फिर हुकूमती सब्सिडी के मजे लूटेगा। गुर्बत की चक्की में पिसते अवाम की किस्मत न बदली, लेकिन माफिया के वारे न्यारे हो गए। अवामी रिलीफ का नया मंसूबा भी माफिया ही के काम आएगा। माफिया पहले अपना काला धन सफेद करेगा, फिर हुकूमती सब्सिडी से फैज़याब होगा। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री भी बहती गंगा में हाथ धोएगी। माहिरीन का कहना है कि मराद का सैलाब महंगाई का नया तूफान खड़ा कर देगा, जो गरीब अवाम को बहा कर ले जाएगा। रिलीफ के मजे लूटने के लिए माफिया सरगर्म होगा तो हर चीज महंगी होगी। सफेद पोश शहरियों का तो घर बनाना भी मुश्किल हो जाएगा। रही सही कसर मालियाती इदारे पूरी करेंगे। प्रोसेस फीस, इंश्योरेंस फीस और न जाने क्या क्या बहाने बनाकर गरीबों का लहू नचोड़ा जाएगा। अगर इसके बाद भी किसी को रिलीफ का लफ्ज याद रहा
تو وہ سمجھ سکتا ہے کہ اسے حقیقی معنوں میں ریلیف مل گیا۔ موجودہ موزوں حالات میں وزیر اعظم کے 330 ارب کے کنسٹرکشن منصوبے کی کھلی آفر میں مافیا کے منہ میں پانی آنا یقیناً غیر فطری نہیں۔ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ عوام اس سے قبل آٹا، چینی اور پیٹرول مافیا کو بھگت چکے ہیں۔ چلیں ایک اور صحیح۔ سیاسی جماعتوں سے مالی گوشواروں کی تفصیلات طلب۔ الیکشن کمیشن نے سیاسی جماعتوں کو گوشواروں کی تفصیلات 29 اگست تک جمع کرانے کی ہدایت کر دی۔ آن شیرازی رپورٹ کریں گے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان ان ایکشن سیاسی جماعتوں سے مالی سال 2019-20 کے مالی گوشواروں کی تفصیلات طلب کر لیں۔ الیکشن کمیشن نے سیاسی جماعتوں کو ہدایت کی ہے کہ سالانہ آمدن، اخراجات، فنڈز کے ذرائع کی تفصیلات جمع کروائیں۔ سیاسی جماعتوں کے سربراہان کو ممنوعہ ذرائع سے فنڈنگ نہ لینے کا بیان الفی بھی جمع کرانے کا کہا گیا ہے۔ سیاسی جماعتیں الیکشن کمیشن کے فارم ڈی پر چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ سے آڈٹ شدہ تفصیلات جمع کرائیں۔ سیدان شرازی، سچ نیوز، اسلام آباد۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ چینی انکوائری رپورٹ کے معاملے میں پاکستان شوگر ملز ایسوسی ایشن کو پھر فوری ریلیف نہ مل سکا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے شوگر ملز مالکان کی چینی رپورٹ پر کارروائی روکنے کی استدعا مسترد کر دی۔ عدالت عالیہ نے پاکستان شوگر مل ایسوسی ایشن کے انٹرا کورٹ اپیل پر وفاق، سیکرٹری داخلہ، FIA اور انکوائری کمیشن ارکان کو بھی نوٹس جاری کر دیا۔ جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن نے انٹرا کورٹ اپیل سماعت کے لیے منظور کر لی۔ اس سے قبل چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ شوگر مل مالکان کی درخواست مسترد کر چکے ہیں۔ پاکستان شوگر مل مالکان نے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل دائر کی ہے، جس میں موقف اپنایا گیا ہے کہ چینی انکوائری کمیشن کی تشکیل اور رپورٹ درست نہیں، کارروائی روکی جائے۔ چیئرمین نیپرا نے کہا ہے کہ آپ نے بجلی کی طلب کا اندازہ کیوں نہیں لگایا؟ آپ ذمہ داری لیں یا نہ لیں، آپ ہمیں فیل کر رہے ہیں کہ الیکٹرک کا یکساں ٹیرف مقرر کرنے کا بھی اندیا دے دیا۔ نیپرا توصیف فاروقی کی زیر صدارت نیپرا میں کے الیکٹرک کے حوالے سے عوامی سماعت ہوئی۔ نیپرا اتھارٹی کے تمام ممبران اور دیگر حکام نے شرکت کی۔ سماعت شروع ہوئی تو وائس چیئرمین نیپرا سیف اللہ چٹھا کا کہنا تھا کہ سماعت کا مقصد کے الیکٹرک کے حوالے سے بڑھتی ہوئی عوامی شکایات کو دور کرنا ہے۔ کہ الیکٹرک کے CEO مونس الوی نے بتایا کہ اس وقت نیشنل گریڈ سے 730 میگا واٹ بجلی مل رہی ہے۔ اس سے زیادہ بجلی لی تو سسٹم میں خرابی ہو سکتی ہے۔ بجلی کی پیداوار کے لیے ہمارے پاس فرنس آئل اور گیس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں۔ ان دونوں چیزوں کی قلت کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ میں اضافہ ہوا ہے۔ کراچی سے منتخب ایم آفتاب صدیقی نے ویڈیو لنک کے ذریعے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ الیکٹرک کا ٹرانسمیشن نیٹ ورک بہت خراب ہے۔ 2 دن کی بارش سے 6 افراد کرنٹ لگنے سے جان کی بازی ہار چکے۔ کہ الیکٹرک سے پوچھا جائے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ چیئرمین نیپرا توصیف فاروقی نے CEO کے الیکٹرک سے کہا کہ آپ نے بجلی کی طلب کا اندازہ کیوں نہیں لگایا؟ آپ ذمہ داری لیں یا نہ لیں، آپ ہمیں فیل کر رہے ہیں۔ نجکاری کے باوجود کہ الیکٹرک میں بہتری نہیں آ رہی، 11 مہینے سے آپ نے گریڈ اسٹیشنز کو اپ گریڈ ہی نہیں کیا۔ آپ کو وفاق اضافی بجلی فراہم کر بھی دے تو آپ کی صلاحیت نہیں کہ وہ بوجھ اٹھا سکیں۔ چیئرمین نیپرا نے کہ الیکٹرک کو بجلی کی تقسیم اور پیداوار سمیت تمام تفصیلات فراہم کرنے کا حکم بھی دے دیا اور کہا کہ سب کچھ بند ہے تو یہ صورتحال ہے۔ اگر سکول، کالجز اور شادی ہال کھلیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فردوس شمیم نقوی نے ویڈیو لنک پر اظہار خیال کیا اور کہا کہ نیپرا بطور ریگولیٹر اپنی ذمہ داریاں پورا کرنے میں ناکام ہو چکا ہے۔ دوران سماعت کے الیکٹرک کے CEO مونس الوی 2 بار سماعت چھوڑ کر چلے گئے، جس پر چیئرمین نیپرا نے اظہار برمی کرتے ہوئے کہا کہ ہم لوگ اپنا وقت نکال کر عوامی مسئلے سننے یہاں بیٹھے ہیں۔ جس کے بعد کراچی میں لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے نیپرا نے سماعت مکمل کر لی۔ اس موقع پر چیئرمین نیپرا کا کہنا تھا کہ نیپرا تمام حقائق اور تجاویز کا جائزہ لے کر فیصلہ سنائے گی۔ سماعت مکمل ہوئی تو تمام حقائق کو جانچنے کے بعد ماہرین پر مشتمل 4 رکنی کمیٹی قائم کر دی گئی۔ نیپرا کے مطابق کمیٹی فوری طور پر کراچی جا کے معاملات کی انکوائری اور پھر جامع سفارشات نیپرا کو پیش کرے گی، جس کے بعد اتھارٹی کے الیکٹرک کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کرے گی۔ شہر قائد کے باسیوں نے کے الیکٹرک کے خلاف شکایات کے انبار نیپرا ہیڈ کوارٹر پہنچا دیے۔ اب ان پر مزید کیا کارروائی ہوگی؟ نیپرا تمام تجاویز کا جائزہ لے گی اور جائزہ لینے کے بعد کہ الیکٹرک کے خلاف کارروائی کا کیا فیصلہ کیا جاتا ہے آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔ کیمرہ مین ارشد حسین ستی کے ساتھ کامران چودھری، سچ نیوز، اسلام آباد۔ کراچی سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں بجلی کا بحران شدید ہو گیا۔ بدترین لوڈ شیڈنگ سے شہری بلبلا اٹھے ہیں۔ کراچی والے 10 سے 15 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ سے عاجز آ گئے ہیں، لیکن حکومت خواب خرگوش کے مزے لینے میں مصروف ہے۔ نوٹس پر نوٹس لیکن عمل درآمد صفر۔ وزیر اعظم کی جانب سے شہر اقتدار میں بجلی کی طویل بندش پر نوٹس لینا بھی کسی کام نہ آیا۔
जबकि इलेक्ट्रिक के कानों पर जू न रेंगी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़श्ता रात भी कई घंटे बिजली गायब रही। कराची में कहीं 8 तो कहीं 12 घंटे बिजली गायब होने की वजह से शदीद गर्मी में शहरियों को दिन में चैन है और न रात में सुकून। कराची में कुरंगी, गुलिस्तान जौहर, शाह फैसल, मलीक, लियारी, लांडी, गुलशन इकबाल, फेडरल बी एरिया समेत दीगर इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। शहर का कोई इलाका इस वबाल से महफूज नहीं। शहरियों का कहना है कि इन्हें अब तक इस आफत से रिलीफ नहीं मिल सका। शहर इक़्तिदार का हाल भी मुख्तलिफ नहीं। शहरी और दई इलाकों में घंटों बिजली बंद होना मामूल बन गया। मुरम्मती काम का बहाना अलग बनाया जाता है। शहरियों की शिकायत सुनने को कोई तैयार ही नहीं। शदीद गर्मी और हब्स के मौसम में आवाम की जिंदगी अजीरन बन चुकी है। लाहौर और पेशावर में भी लोड शेडिंग अरूज पर है। गर्मी आते ही इस्लामाबाद में बिजली गायब। शदीद गर्मी के साथ बदतरीन लोड शेडिंग में शहरी बिलबिला उठे। कहते हैं तब्दीली के दावेदार हमारी मुश्किलात का तदारुक करें। बढ़ती गर्मी के साथ गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी। वफाकी दारुल हुकूमत के मुख्तलिफ सेक्टर समेत गौरी टाउन के मुख्तलिफ फेजेज में गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरी बिलबिला उठे। बिजली की गैर एलानिया बंदिश के बायस बाज़ मकामात पर पीने के पानी के प्लांट्स भी बंद हो जाते हैं, जिससे शहरियों को पीने के पानी के असूल में मुश्किलात का सामना है। लोड शेडिंग जो है रात में दिन में 1 घंटे में 2 दफा जा रही है, 3 दफा जा रही है। तो हमारा जीना, किसी के घर में अगर जनरेटर नहीं है, यूपीएस नहीं है, तो उसके लिए रात को बच्चों के लिए सोना बहुत मुश्किल का सामना आ रहा है। तो यही हम हुकूमत से रिक्वेस्ट करेंगे कि काइंडली लोड शेडिंग की तरफ मुतवज्जा दें। शहरियों ने शिकवा किया कि कम वोल्टेज से इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत खराब होने लगी हैं। आइस्को को मुतअद्दिद बार शिकायत दर्ज कराई, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी तो आपको पता है बंद है। अब ऑनलाइन बगैर बिजली के कोई कुछ भी आप नहीं कर सकते। लोग घरों में वैसे भी बाउंड हैं। रात को मच्छर होते हैं और गर्मी होती है, तो ये गरीब लोग है, हर बंदे के पास कोई ना कोई जनरेटर है, ना कोई इस तरह कोई सिस्टम है। आइस्को हुकाम कहते हैं कि चट्टा बख्तावर के अलावा किसी भी इलाके में लोड शेडिंग नहीं हो रही। एक जानब सख्त गर्मी तो दूसरी जानब बिजली की कई घंटे गैर एलानिया लोड शेडिंग। शहरी कहते हैं हुकाम बाला नोटिस लेकर गैर एलानिया लोड शेडिंग के साथ साथ बिजली के वोल्टेज का इशू भी सॉल्व करे। कैमरामैन हुसैन बलगारी के साथ सज्जाद काज़मी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। कतर से पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर। कतर एयरवेज ने 13 जुलाई से पाकिस्तान के लिए अपना फजाई ऑपरेशन बहाल करने का ऐलान कर दिया। कतर की जानिब से पाकिस्तानी मुसाफिरों के लिए नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी गई है। नई ट्रैवल एडवाइजरी के मुताबिक कतर एयरवेज से सफर करने वाले मुसाफिरों के लिए भी कोरोना टेस्ट कराना लाजिम करार दिया गया है। एयरलाइन के मुताबिक परवाज से कबल पाकिस्तानी मुसाफिरों को 72 घंटे पहले अपना टेस्ट कराना पड़ेगा। कतर एयरवेज की मखसूस 4 लेबोरेटरीज से कराया गया टेस्ट ही काबिल कबूल होगा। ट्रैवल एडवाइजरी में मजीद कहा गया है कि 12 साल से कम उम्र बच्चे कोरोना टेस्ट से मुस्तस्ना होंगे। अब बात करेंगे आटा बहरान और महंगाई की। तो वजीर आजम इमरान खान ने मुतवक्के आटा बहरान के खतरे से निपटने के लिए सरकारी गंदुम फौरी तार पार मार्केट में लाने का हुक्म दे दिया। गंदुम के मुतवक्के बहरान से निपटने के लिए वजीर आजम ने पंजाब हुकूमत को खुसूसी हिदायत करते हुए सरकारी गोदामों में पड़ी गंदुम को मार्केट में लाने का हुक्म दे दिया। वजीर आजम इमरान खान ने गंदुम बहरान पर ब्यूरोक्रेसी का मशवरा नजरअंदाज कर दिया। गंदुम की पैदावार कम होने की वजह से अफसरान ने सरकारी गंदुम अक्टूबर में मार्केट में लाने का मशवरा दिया था। वजीर आजम ने कहा कि आप फौरी तौर पर गंदुम मार्केट लाएं और सस्ते बाजार और पॉइंट्स बनाकर लोगों को सस्ता आटा फराहम किया जाए। अक्टूबर में सूरत हाल देखी जाएगी, अगर जरूरत पड़ी तो सूरत हाल के मुताबिक गंदुम दरामद कर लेंगे। पेशावर में टमाटर की कीमतों की सेंचुरी मुकम्मल हो गई। मार्केट में टमाटर नायाब होने से चंद दुकानदारों ने मनमाने रेट वसूल करना शुरू कर दिए हैं। अदनान शाहिद रिपोर्ट करेंगे। लाल टमाटरों ने कर दिया शहरियों को मजीद लाल। 30 रुपए में बिकने वाला टमाटर मार्केट में 70 से 100 रुपए तक बिकने लगा है। जो सर सबसे पहले तो टमाटर जो है 20 रुपए 30 रुपए किलो था। जैसे ही ईद कुर्बान करीब आ गए तो टमाटर 80 रुपए 90 रुपए किलो में फरोख्त हो रहे हैं। सर पूछने वाला कोई नहीं है यहाँ पर। हर एक गरीब आदमी सर यहाँ पर फिर रहे और टमाटर बहुत महंगे, हर एक सब्जी के रेट सर ऊपर हो गए। टमाटर तो बहुत महंगे हो गए। पहले हम 100 रुपए दड़ी ले जाते थे, अभी 350 रुपए पर है, मगर फिर भी कमजोर टमाटर अच्छे नहीं है। हुकूमत को चाहिए कि ये टमाटर जरा सस्ते कर लें। दूसरी जानिब जहां टमाटर की कीमत में इजाफा हुआ तो वहीं पर सब्जी मंडी में टमाटर ही गायब हो गया। चंद मखसूस दुकानों पर टमाटर मौजूद होने से दुकानदारों ने भी मौके से फायदा उठाते हुए मुंह मांगे दाम वसूल करना शुरू कर दिए। ये हमारी अपनी गफलत है कि हमने इस हुकूमत को इक़्तिदार में लाए हैं। 80 रुपए किलो टमाटर है। सब चीज़ें देखें, कोई चीज़ें हमारी अप्रोच में नहीं है। सब चीज़ें महंगी आसमान से बातें कर रही हैं। मुश्किल लगता है कि यह महंगाई मज़ीद कम हो सकेगी।
महंगाई में पिसती हुई आवाम पहले से ही मुश्किलात से दो चार थी, मगर अब टमाटर की बढ़ती हुई कीमतों ने मजीद आवाम पर बोझ डाल दिया है। पेशावर की सब्जी मंडी में टमाटर की कीमत 70 से 100 रुपए तक जा पहुंची है। जिले इंतजामिया की तरफ से किए गए दावे सिर्फ दावों तक ही महदूद हैं। कैमरामैन असलाम तारिक के साथ अदनान शाहिद, सच टीवी, पेशावर। ईद कुर्बान करीब आते ही लाहौर में सब्जी माफिया सरगर्म हो गया। सब्जियों की कीमतों में होशरुबा इजाफे ने शहरियों को परेशान कर दिया है। रिपोर्ट कर रहे हैं फरहान एजाज। चीजें महंगी हुई तो कीमतों को मुस्तहकम रखने वाले इदारे के मजिस्ट्रेट भी मंजरे आम से गायब नजर आने लगे। मुनाफाखोर अपने फायदे के लिए शहरियों की खाल उतारने लगे। जो रेट लिस्ट हैं उन पे अमल दरामद नहीं हो रहा और हर बंदे का अपना रेट है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पे इम्प्लीमेंट कराए। जो रेट लिस्ट हैं और जो प्राइस मैजिस्ट्रेट है उनको भी हमने कभी नहीं देखा कि कोई प्राइस मैजिस्ट्रेट मार्केट्स का विजिट कर रहा हो और उस पर फाइन कर रहा हो ओवर चार्जिंग पे। टमाटर के निर्ख सुनकर शहरियों के कान सुर्ख होने लगे। ईद के करीब आते ही टमाटर समेत तमाम सब्जियों की कीमत में इजाफा हो गया। मसाला जात की कीमतें भी कुव्वते खरीद से बाहर हो गई। ये जो मुनाफाखोर जो है कोई सारे बस आपस में मिली भगत से सारा काम हो रहा है। यहाँ पे हुकूमत की कोई रट नजर नहीं आ रही। हुकूमत पूरी तरह नाकाम हो चुकी है। मुनाफाखोर ताजिर ये नहीं जान छोड़ रहे। अब लहसुन की कीमत देखो, अदरक की कीमत देखो, 400 रुपए किलो ये रेट है। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर की मार्केट में टमाटर 100 रुपए फी किलो, अदरक 300 रुपए किलो, आलू 80 रुपए किलो, लहसुन 200 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा। शहरियों ने बढ़ती हुई इस महंगाई पर तशवीश का इजहार किया। कैमरामैन मोहम्मद जामिन के साथ फरहान इजाज, सच न्यूज, लाहौर। सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में महंगाई उरूज पर है। रोज बढ़ती महंगाई ने गरीब आदमी की कमर तोड़कर रख दी है। फल और सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। मजीद इस पर रिपोर्ट करेंगे हैदराबाद से जासेफ अली। सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में महंगाई ने गरीब आदमी की कमर तोड़ कर रख दी है। फल और सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। भिंडी 130 रुपए किलो, अरबी 150 रुपए फी किलो, टमाटर, आलू और प्याज के अलावा फलों में केले 100 रुपए दर्जन, खुबानी 200 रुपए किलो, आलू बुखारे 320 रुपए किलो तक कीमतें सुनकर गरीब आदमी खाली हाथ लौटने पर मजबूर हो गए। शहरियों ने सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि गोश्त खाना तो दूर की बात, अब सब्जी भी खाना मुश्किल हो गई है। हर चीज सब्जी महंगी जा रही है। गरीब आदमी के पहुंच से दूर है। गरीब आदमी खा ही नहीं सकता सब्जी लेके। दूसरे फ्रूट हैं जैसे आलू बुखारा है, अब तो ये बिल्कुल ही ऐसा हो गया कि सोने के दाम। अब 320 रुपए किलो आलू बुखारा, वो भी क्वालिटी वाइज इतना अच्छा नहीं है। क्या बच्चों को लेके जाएं? लॉकडाउन की वजह से वैसे ही कारोबार इतने ठप हुए हैं। गरीब आवाम जो है बहुत मुश्किल हो गया है उसका रोजमर्रा की अशिया खरीदना। हुकूमत इस पे कंट्रोल करे। शहरियों ने मजीद कहा कि मौजूदा हुकूमत ने गरीब की एक वक्त की रोटी भी छीन ली है। प्राइस कंट्रोल कमेटियां रमजानुल मुबारक के महीने के अलावा पूरे साल नजर ही नहीं आती हैं, जो इन मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करें। हुकूमत को चाहिए कि हैदराबाद शहर में मुनाफाखोर सब्जी और फल फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करके सब्जी और फलों की कीमतों में कमी लाकर अवाम को रिलीफ फराहम करें। कैमरामैन इश्तियाक हुसैन के साथ जासेफ अली, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज, हैदराबाद। मुसलसल 5वें हफ्ते बदस्तूर महंगाई का पारा हाई। हुकूमत ऊपर जाती कीमतों को कंट्रोल करने में नाकाम हो गई। महंगाई का पारा एक बार फिर से 11% तक की शरह को क्रॉस कर गया। एक हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह में 0.98% इजाफा हुआ है। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं कामरान चौधरी। वफाकी हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम। मुसलसल 5वें हफ्ते भी अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड। अदारा शुमारियात ने महंगाई की हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। रवा हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह में 0.98% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। एक हफ्ते के दौरान 18 अशिया जरूरिया की कीमतें महंगी भी हो गयी। ब्यूरो शुमारियात की जारी रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में चीनी की कीमतों में इजाफे का सिलसिला भी न थम सका। एक हफ्ते के दौरान चीनी की फी किलो कीमत में 2 रुपए 14 पैसे का इजाफा हुआ। चीनी की कीमत 80 रुपए 82 पैसे से बढ़कर 82 रुपए 96 पैसे फी किलो हो गई। गुज़श्ता हफ्ते के दौरान भी चीनी की कीमत में 24 पैसे फी किलो का इजाफा हुआ था। ब्यूरो शुमारियात के मुताबिक टमाटर की कीमतों को भी पर लग चुके। फी किलो टमाटर 29 रुपए महंगा हो गया। रवा हफ्ते के दौरान टमाटर की कीमत 96 रुपए 50 पैसे फी किलो तक पहुँच चुकी। रिपोर्ट के मुताबिक प्याज 4 रुपए फी किलो महंगा हुआ, जबकि रवा हफ्ते के दौरान 200 ग्राम सुर्ख मिर्च 16 रुपए महंगी हुई। एक हफ्ते के दौरान अंडे फी दर्जन 4.5 रुपए महंगे हो गए। ब्यूरो शुमारियात के मुताबिक चिकन, बड़ा गोश्त, ताज़ा दूध, छोटा गोश्त, चावल, गुड़, दाल, चना भी महंगी हुई। अदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान 11 अशिया जरूरिया की कीमतों में मामूली कमी भी रिकॉर्ड की गई।
दाल मूंग 10 रुपए सस्ती हुई, जबकि केले फी दर्जन 5 रुपए सस्ते हुए। ब्यूरो शुमारियात की हफ्तावार महंगाई की रिपोर्ट के मुताबिक आटे का 20 किलो का थैला 6 रुपए सस्ता हुआ। LPG का घरेलू सिलेंडर भी 6 रुपए सस्ता हो गया। ब्यूरो शुमारियात के मुताबिक दाल, मांस, लहसुन, घी भी सस्ता हो गया, जबकि एक हफ्ते के दौरान 22 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रिकॉर्ड किया गया। कामरान चौधरी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए मिशन जारी है। लाहौर में 7 इलाकों को स्मार्ट लॉकडाउन के तहत सील कर दिया गया है। सील होने वाले इलाके 7 रोज तक बंद रहेंगे। इस पर रिपोर्ट करेंगे नबील नकवी। लाहौर में कोरोना वायरस को रोकने के लिए हुकूमत और जिला इंतजामिया की जानिब से एक दफा फिर स्मार्ट लॉकडाउन के तहत शहर के 7 इलाके गुज़िश्ता रात 12 बजे सील कर दिए गए। शहर के 7 इलाकों में वापडा टाउन और EME सोसाइटी को मुकम्मल बंद, जबकि जौहर टाउन का C ब्लॉक, टाउनशिप का A2 ब्लॉक, जबकि चुंगी अमर सद्दू में बाजार समेत मुलाका आबादी और पंजाब गवर्नमेंट स्कीम और ग्रीन सिटी के कुछ इलाके भी बंद रहेंगे। मज़कूरा इलाकों को कोरोना वायरस के केसेस सामने आने की बिना पर लॉकडाउन करने का फैसला किया गया। हुकूमती रिपोर्ट के मुताबिक EME सोसाइटी में 200 मरीज, वापडा टाउन में 360, जौहर टाउन में 700 और चुंगी अमर सद्दू में 220 मरीज रिपोर्ट हुए। DC लाहौर दानिश अफजाल के मुताबिक तमाम इलाकों में मजमूई तौर पर 877 कोरोना वायरस के केसेस सामने आए। सील किए गए इलाकों के लोगों को सिर्फ जरूरत के तहत बाहर निकलने की इजाजत होगी। स्मार्ट लॉकडाउन 1 हफ्ते के लिए नाफिजुल अमल होगा। पुलिस और जिला इंतजामिया की जानिब से भी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ नबील नकवी, सच न्यूज, लाहौर। कोरोना के हमले रोकने की कोशिशें। रावलपिंडी इंतजामिया ने हिफाजती इंतजामात मजीद सख्त कर दिए। रावलपिंडी में कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नजर 3 मजीद इलाके हॉटस्पॉट करार देकर बंद कर दिए गए। सील शुदा इलाकों में ढोक खब्बा, गुलिस्तान कॉलोनी और रेंज रोड शामिल हैं। जिला इंतजामिया ने मजीद इलाके सील करने की सिफारिश कर दी। इस जमन में जिला इंतजामिया को होम डिपार्टमेंट पंजाब का खत मौसूल हो गया। होम डिपार्टमेंट के नोटिफिकेशन के बाद उन इलाकों को सील कर दिया जाएगा। रोशनियों के शहर में सांसें भी बिकने लगी। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए बुनियादी तौर पर इस्तेमाल होने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर की किल्लत, तलब और कीमत बढ़ने से मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अता हुसैन रिपोर्ट करेंगे। कोरोना के 22 मौत के मुंह में पड़े मरीजों की सांसें भी महंगी हो गईं। वेंटिलेटर्स पर मौजूद इस वबा में मुब्तला मरीजों की जिंदगी की जमानत ऑक्सीजन सिलेंडर भी मुनाफाखोर माफिया की नजर में आ गए। कराची में कोविड-19 के फैलाव के साथ जहां तिब्बी अमले के लिए हिफाजती सामान और मरीजों के लिए बिस्तर, वेंटिलेटर्स, ICU वार्ड्स और अद्वियात की कमी महसूस की जा रही है, तो वहीं अब ऑक्सीजन की किल्लत और कीमतों में इजाफा भी देखने में आ रहा है। ऑक्सीजन फिलिंग स्टेशन वाले कहते हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमतों में 80% इजाफा हुआ है। हम क्या करें, सिलेंडर महंगा बेचना हमारी मजबूरी है। बहुत ज्यादा डिमांड है, देखने में आ रहे हैं, और हमारे पास तो जो लोग आ रहे हैं हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई अगर 1 सिलेंडर लेके जाते हैं तो जब आपकी डिमांड पूरी हो जाती है तो आप अपने घर में या मतलब इस प्रोडक्ट को अपने घर में सेफ ना करें। बेसिकली इसकी कीमत इंक्रीज होने की रीजन ये है कि लोगों ने घरों में सिलेंडर होल्ड कर लिए हैं। जो लोग लेके जा रहे हैं वो घर में होल्ड करते जा रहे हैं और इसकी खपत जो है वो बढ़ती जा रही है। माहिरीन का कहना है कि कोरोना वायरस के शदीद हमले के दौरान मरीज को ऑक्सीजन या मसनूई सांस की अशद जरूरत होती है और अगर मरीज की ये तलब पूरी ना की जाए तो मौत वाक़ई हो सकती है। कोरोना वायरस के बायस जहां दीगर चीजों की कीमतों में इजाफा हुआ है, वहीं इस वबा से लड़ने के लिए बुनियादी तौर पर इस्तेमाल होने वाली ऑक्सीजन की कीमतों में भी बेहद इजाफा हो गया है। कैमरामैन सिराज अब्बास के साथ अता हुसैन, सच टीवी, कराची। लाहौर के शुमाल में नया शहर आबाद किया जाएगा। वजीर आला पंजाब ने अथॉरिटी के कयाम की मंजूरी दे दी। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं नबील नकवी। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के शुमाल में नया और जदीद शहर बनाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने रिवर रावी फ्रंट अथॉरिटी के कयाम की मंजूरी दे दी। पंजाब हुकूमत अथॉरिटी के कयाम के लिए ऑर्डिनेंस जारी करेगी, जबकि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार अथॉरिटी के चेयरमैन होंगे। अथॉरिटी नया शहर बसाने के लिए काम करेगी। नया शहर दुबई के तर्ज पर बसाया जाएगा। नया शहर 1 लाख एकड़ से ज्यादा रकबे पर बनाया जाएगा। नए आबाद होने वाले शहर में निजी शोबे की जानिब से 5000 अरब की सरमायाकारी मुतवक्का है। नए शहर में हाई राइज बिल्डिंग से कयाम को तरजीह दी जाएगी। नया शहर बसने से लाहौर शहर के माहौलियात, पानी और ट्रैफिक के मसाइल पर काबू पाया जा सकेगा। नए शहर में एक बड़ी झील बनाई जाएगी और 3 बैराज भी बनेंगे। नबील नकवी, सच न्यूज, लाहौर। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेगा।
हुकूमत पाकिस्तान ने पाक फ़िज़ाए के एक एयर ऑफिसर को एयर मार्शल और 10 अफसरान को एयर वाइस मार्शल के ओहदों पर तरक्की दे दी है। तर्जुमान पाक फ़िज़ाए की जानिब से जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान ने एयर वाइस मार्शल आमिर मसूद को एयर मार्शल के ओहदे पर तरक्की दे दी है, जबकि 10 एयर कमोडोर को एयर वाइस मार्शल के ओहदों पर तरक्की दे दी गई है। तर्जुमान पाक फ़िज़ाए के मुताबिक GDB ब्रांच से तरक्की पाने वाले अफसरान में एयर वाइस मार्शल आमिर रशीद, एयर वाइस मार्शल सैयद फवाद मसूद हातमी, एयर वाइस मार्शल मोहम्मद जमाल अरशद, एयर वाइस मार्शल जफर असलम, एयर वाइस मार्शल मोहम्मद सरफराज, एयर वाइस मार्शल काजिम हमाद और एयर वाइस मार्शल शकील गजनफर शामिल हैं। तर्जुमान पाक फ़िज़ाए की जानिब से जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक पाक फ़िज़ाए की इंजीनियरिंग ब्रांच से एयर वाइस मार्शल इरफान ज़हीर, एयर वाइस मार्शल आसिफ मकसूद और एयर वाइस मार्शल मोहम्मद आमिर हयात भी तरक्की पाने वालों में शामिल हैं। कोरोना खतरात के पेश नजर बंद अंगूर अड्डा गेट को दोबारा इक़दामात के तहत खोल दिया गया। गेट खुलने पर दोनों तरफ के अवाम में खुशी की लहर दौड़ गई। तिजारती और कारोबारी लिहाज से अहम गुजरगाह अंगूर अड्डा 16 मार्च से बंद गेट को SOPs के तहत दोबारा खोल दिया गया। जनूबी वजीरिस्तान में पाक अफगान सरहद पर वाक़े अंगूर अड्डा गेट तिजारती और कारोबारी लिहाज से एक अहम गुजरगाह समझा जाता है, जो दोनों अतराफ के अवाम को तिजारत और कारोबार के साथ साथ सेहत और तालीम के मौक़े भी फराहम करता है। अंगूर अड्डा बाजार और मुल्हिका इलाकों के लोग गेट के जरिए से होने वाली तिजारत और इससे मुंसलिक रोजगार से मुस्तफीद होते हैं। मुल्क भर में कोरोना वबा के खतरे के पेश नजर अंगूर अड्डा गेट 16 मार्च को दोनों अतराफ की आवाम की सेहत के पेश नजर हिफाजती इक़दामात के तहत बंद कर दिया गया था। गेट के खुलने पर दोनों अतराफ की आवाम ने हुकूमत पाकिस्तान, सिविल इंतजामिया और सिक्योरिटी इदारों का बेहद शुक्रिया अदा किया। अंगूर अड्डा गेट खुलने से पाक अफगान बॉर्डर के दोनों अतराफ की आवाम के लिए तिजारत, रोजगार और बाहमी राब्ते को फरोग मिलेगा, जो इलाके की तरक्की, खुशहाली और अमन का ज़ामिन होगा। और अब आपको मौसम की खबर दें तो कराची में एक बार फिर बारिश शुरू। मौसम खुशगवार। गुलशन इकबाल, करीमाबाद, मलीर, कोरंगी, शाह फैसल और सदर में बारिश। कराची से आपको खबर दे रहे हैं कि कराची में एक बार फिर बारिश शुरू हो गई, जिससे मौसम खुशगवार हो गया। गुलशन इकबाल, करीमाबाद, मलीर, कोरंगी, शाह फैसल और सदर में भी बारिश हो रही है। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे शाहिद इजाज से। शायद बताइएगा, कराची में मौसम सुहाना हो चुका है? जी बिल्कुल, कराची के अंदर इस वक्त जो है दोबारा जो है बारिश का सिलसिला जारी है। वक्फे वक्फे से कई इलाकों में बारिश की हो रही है। इसके अलावा जो है मुख्तलिफ इलाकों की जो है बिजली भी गायब हो गई है। जहाँ पे कोरंगी है, लांडी का इलाका है, अजीजाबाद है, करीमाबाद है, इसके अलावा जो पीछे सोसाइटी है और इसके अलावा बादराबाद सोसाइटी है, वहाँ पर जो है बारिश की वजह से जो है PMT के जो है ब्लास्ट हुए हैं और कहीं पर जो है तार भी टूट गए और वक्फे वक्फे से जो है ना बारिश का सिलसिला जारी है तेज हवाओं के साथ। और रोड के ऊपर जो है गाड़ी स्लिप होने के, बाइक स्लिप होने के बहुत सारे पेश भी नजर आएंगे। जी सही, शुक्रिया शाहिद। महकमा मौसमियात ने पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, इस्लामाबाद, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की नवीद सुनाती। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। श्रीनगर, बारामूला में मौसम खुश्क, जबकि जम्मू के इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद में मौसम जुज़वी अबरालूद रहने के अलावा आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में मौसम शदीद गर्म और मरतूब रहेगा। ताहम ज़ोब, बारखान, लोरालाई और मुसाखेल में बारिश का इम्कान है। आइंदा 24 घंटों के दौरान पंजाब, अटक, जहलुम, चकवाल, रावलपिंडी, मरी, टैक्सिला, नारवाल, सियालकोट, गुजरात, गुजरांवाला, लाहौर, सरगोदा, मियांवाली, खुशाब और फैसलाबाद में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्की है। लिया, बखर, मुल्तान, डीजी खान और बहावलपुर में भी आंधी चलने के अलावा गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। आजाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद, वादी नीलम में मौसम अबरालूद रहेगा और हल्की बारिश भी हो सकती है। इसी तरह श्रीनगर और बारामूला में बारिशों का सिलसिला अतवार से शुरू होगा, जबकि जम्मू में आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश का इम्कान है। इधर सिंध सूबा के बेशतर इलाकों में मौसम शदीद गर्म और मरतूब रहेगा। ताहम कराची, ठट्ठा, बदीन, मीरपुर खास और मिट्टी में हल्की बारिश का इम्कान है।
मॉनसून बारिशों के पेश नजर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन और शोबा सैनिटेशन की तरफ से इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में नालों की सफाई का सिलसिला जारी है। तर्जुमान MCI का कहना है कि शहरियों को मुश्किलात से बचाने के लिए बरवक्त इकदाम कर रहे हैं। अलमदार बलोच रिपोर्ट करेंगे। मॉनसून की बारिशों का सिलसिला शुरू, कहीं ज्यादा हल्की तो कहीं मूसलाधार। मौसम का हाल बताने वालों ने अगले चंद रोज में मॉनसून की बारिशों की पेशगोई कर दी। तर्जमान MCI मोहसिन शिराजी कहते हैं मॉनसून की बारिशों के पेश नजर विफाकी दरअल-हुकूमत के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद नालों की सफाई जारी है। जो बड़े नाले हैं I9 कच्ची आबादी का है जहाँ से नाला लई बनता है, G8 का मेजर नाला है, इसी तरह फिजाइया लेतरार रोड, इन नालों को और भी जो तकरीबन इस्लामाबाद में जो F6 F7 में इंटर हो रहे हैं उन नालों को हमने क्लियर कर लिए है और जो रह गए हैं वो हम इंशाल्लाह डेली बेसिस पे कर रहे हैं। तर्जमान MCI का कहना था कि मेयर इस्लामाबाद की हदायत पर फ्लड रिलीफ सेल भी कायम कर दिया है। मेयर ऑफ इस्लामाबाद की स्पेशल इंस्ट्रक्शंस पे हमने स्पेशली इसको किया है कि डिजास्टर मैनेजमेंट हमारा जो MCI का ही डिपार्टमेंट है और फायर और सैनिटेशन मिल के जो है वो हम इन नालों को जो है वो साफ करेंगे और जहाँ पे भी फ्लड का इशू होगा, किसी बेसमेंट में पानी चला जाता है तो वो बेसमेंट के लिए भी हमारे पास इंतजामात और अमला मौजूद है कि जैसे ही शहरी हमें कॉल करेंगे हम इंशाल्लाह उनके घरों में पहुंच जाएंगे। बारिशों से ज्यादा मसला कच्ची बस्तियों के रहायशियों को होता है, उन नालों को साफ किया जा रहा है। मॉनसून बारिशों की आमद, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन इस्लामाबाद ने नालों की सफाई का सिलसिला शुरू कर दिया ताकि शहरियों को मुश्किलात से बचाया जा सके। कैमरामैन इमरान हैदर के साथ अलमदार बलोच, सच न्यूज इस्लामाबाद। ईरान के पाकिस्तान में सफीर सैयद मोहम्मद अली हुसैनी ने दहशतगर्द उज़ैर बलोच के ईरानी इंटेलिजेंस इदारों से ताल्लुकात से मुतालिक शुकूक को मुस्तरद करते हुए कहा है कि ईरान ने हमेशा इलाकाई सलामती के लिए अहम किरदार अदा किया है। अपने बयान में सफीर ईरान सैयद मोहम्मद अली हुसैनी का कहना था कि ईरान ने हमेशा इलाकाई सतह पर बदअमनी और अदम इस्तेहकाम पैदा करने वाले अवामिल और दहशतगर्द गिरोहों की बीखकनी में भरपूर किरदार अदा किया है। तेहरान के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बाहमी एहतराम और मुश्तरका मफादात के एहतराम पर मबनी है। ईरान पाकिस्तान की सलामती को अपनी सलामती समझता है और पाकिस्तान में बदअमनी पैदा करने की किसी भी कोशिश की मजम्मत करता है। दोनों ममालिक की अस्करी और सियासी क़यादत ने मुतअद्दिद बार मुश्तरका सरहदों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए साथ काम करने पर इत्तफाक किया है। अब बात करेंगे मकबूजा वादी की, तो वादी जन्नत नजीर में जबर का मौसम न बदल सका। छापों, गिरफ्तारियों, अगवा और कत्ल गारत गिरी के लामुतनाही वाकयात ने कश्मीरियों का सुकून गारत कर रखा है। वादी जन्नत नजीर में काबिज भारतीय फौज की वहशियाना कार्रवाइयों में तेजी आ गई। नामो नहाद सर्च ऑपरेशन की आड़ में छापे, गिरफ्तारियां जारी। वादी को फौजी छावनी में तब्दील कर दिया गया। गली गली बुज़दिल फौज के अहलकार गश्त करने लगे। तमाम दाखिली खारजी रास्ते बंद कर दिए गए। ताज़ा दस्तयाब मालूमात के मुताबिक रियासती दहशतगर्दी की हालिया लहर के दौरान जारी ऑपरेशन ताहाल जारी है। दूसरी जानिब मकबूजा वादी में जबरी पाबंदियां बरकरार है। बुनियादी इंसानी हुकूक मअतल, बीमारियों के लिए अदवायात नापैद, बच्चों पर तालीम के दरवाजे बंद, मजलूम कश्मीरी भूख से निढाल। वादी में इंटरनेट, मोबाइल फोन और लैंडलाइन सर्विस मअतल है। मोहलिक वायरस की आड़ में भारतीय फौज को कश्मीरियों पर मुजालिम का नया बहाना मिल गया। कोरोना की तशखीस की आड़ में तफ्तीशी टीमें जाती मालूमात, सफरी तफसीलात और रिश्तेदारों से मुतल्लिक अजीबोगरीब सवालात करके लोगों को हिरासा कर रही हैं। और अब खबरें शामिल करें खेल के मैदान से। 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज का पहला टेस्ट साउथहैम्पटन में जारी है। इंग्लैंड ने पहली इनिंग्स में 204 रन बनाए, जिसके जवाब में वेस्ट इंडीज टीम की बैटिंग जारी है। मेहमान टीम ने अब तक 1 विकेट के नुकसान पर 57 रन बनाए हैं। इंग्लैंड में लॉकडाउन के दौरान होने वाले पहले टेस्ट बारिश से मुतासिर हुआ, ताहम इंग्लैंड में मुश्किल तरीन सूरत हाल के बावजूद पहली इनिंग्स में मजमूई तौर पर 204 रन बनाए। इंग्लिश टीम की जानिब से सबसे ज्यादा बेन स्टोक्स ने 43 रन बनाए। वेस्ट इंडीज टीम के शॉन ग्रिबियल ने 4 खिलाड़ियों को अपना शिकार बनाया। इंग्लैंड के हदफ के ताक़ुब में वेस्ट इंडीज टीम की बैटिंग जारी है। मेहमान टीम ने दूसरे रोज के इख्तिताम तक 57 रन बनाए, जबकि उनका एक खिलाड़ी आउट हुआ था। टेस्ट मैच के तीसरे रोज वेस्ट इंडीज की हदफ के ताक़ुब में बैटिंग जारी है। कौमी टीम के स्पिन बॉलिंग कोच मुश्ताक अहमद कहते हैं कि पाकिस्तान की ताकत बॉलिंग में है। अगर हमने दुरुस्त जगह पर दुरुस्त बॉलर्स का इस्तेमाल किया तो हम मेजबान टीम को सरप्राइज दे सकते हैं। उनका कहना था कि तमाम खिलाड़ी किसी दबाव के बगैर प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा ले रहे हैं।
बड़े शौक से लड़कों ने किया है और सबसे बड़ी क्वालिटी ये थी कि काफ़ी दिनों के बाद, काफ़ी महीनों के बाद उन्होंने नेट प्रैक्टिस शुरू की, तो उसमें उनका जो जज्बा था, उनकी जो प्रैक्टिस वर्क एथिक्स से बहुत ही ज़बरदस्त थे। तो आई थिंक वी आर वेरी हैप्पी। लड़कों के लिए काफ़ी टफ है, बट दिस इज़ आवर ड्यूटी, दिस इज़ आवर जॉब टू मेक श्योर यू नो लाइक मेंटली टेस्ट सीरीज से पहले वो अपने आप को ग्रूम कर लें, अपने आप को मेंटली टफनेस कर लें, ताकि हमने ऐसी क्रिकेट खेलनी। एक मसल मेमोरी है आपकी कि आपने थूक लगा के, स्पिनर स्पेशली थूक लगा के अपनी ग्रिप को बनाते हैं, मगर इस सीरीज में थूक मना किया गया है, तो उसके बार बार उनको याद दहानी, जैसे कि किसी का बॉल जब वापस आता है तो उसको हाथ उठा के नहीं देना, तो और शाइन करने का जैसे आपने कहा तरीका है, वो शाइन करने का तरीका हम डिफरेंट तरीके से ढूंढ रहे हैं कि कैसे किया जाए, किस तरह बॉल को चमकाया जाए ताकि हमारे फास्ट बॉलर और स्पिनर्स को दोनों को उसका फायदा हो। फिलहाल इतना ही, कुछ देर में हाजिर होंगे न्यूज हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज।